नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है वो 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो है 2021 का PYQ है, ये जो है हम लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो आज का ये 30 प्रश्न आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए चलते अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर उत्तरी अमेरिका में? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, कहाँ पर? पूर्वी तट पर यह स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और प्रमुख पर्वतमाला है, क्या है ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रमुख पर्वतमाला है, और यहीं पे यदि क्वेश्चन बने कि दुनिया की मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, क्या प्रवाल भित्ति जो है कहाँ पर स्थित है? प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट क्वींसलैंड के पास। कहाँ पर? क्वींसलैंड के पास, क्वींसलैंड के पास कोरल सागर में। कहाँ पर? कोरल सागर में स्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें कि जो है ये ग्रेट विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहाँ पे ये कौन सी है? तो ये हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है? टैगा, टुंड्रा, मीडोज या फिर स्टेपीज? तो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टेपीज। बात करें शीतोष्ण कटिबंध की कि शीतोष्ण कटिबंध जो है वो किसे कहते हैं? तो ये जो है हमारा ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये 90 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश हो गया, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो यहाँ पे जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 66.5 डिग्री जो है ये उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री हो गया और ये जो है 66.5 डिग्री हो गया। इसके बीच का भाग ये उत्तर का पार्ट हो गया। और यही बात करें दक्षिण की, 23.5 डिग्री दक्षिण और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कितना? 66.5 डिग्री। इसके बीच का जो ये भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को जो है क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसकी विशेषता की यदि बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, तो यह जो है यूरेशियन, कहाँ पर? यूरेशियन स्टेपी, यूरेशियन स्टेपी का ये हिस्सा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण, क्या? शीतोष्ण घास का मैदान है। क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? माउंट कोटोपैक्सी, माउंट अनकोकागुआ, माउंट एटना, माउंट किलिमंजारो? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माउंट अनकोकागुआ। और माउंट अनकोकागुआ इसकी ऊंचाई की बात करें यदि कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, तो वो हो जाएगा 6960 मीटर। और दक्षिण अमेरिका की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत यदि पूछे कि सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत क्या है, तब क्या हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडीज। और एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्या है? पर्वतमाला है। इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो हो जाएगा 7200 किलोमीटर। और एंडीज के जो है एंडीज के उत्तर पश्चिम में, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में जो है आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। और इसमें जो है नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। किसमें? आटाकामा मरुस्थल में जो है वो नाइट्रेट का जो है भंडार पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है वो ध्यान देते चलिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलीफिश में या फिर साइकान में। तो यहाँ पे जो है बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो है, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो यूग्लिना में। यूग्लिना जो है इसका क्लोरोफिल का जो है वो वर्णक कैसा होता है? इसका वर्णक जो है वो हरा होता है, और हरा होता है इसलिए जो है हरी, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। क्लोरोफिल का वर्णक हरा होता है इसीलिए जो है इसकी पत्तियां हरी होती हैं। और यूग्लिना जो है क्लोरोफिल युक्त जो है एक प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और इसे जो है जंतु जगत और पादप जगत, कहाँ पर? जंतु जगत और पादप जगत दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। यूग्लिना को जो है जंतु जगत और पादप जगत दोनों के बीच की क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। और जो है ये स्वपोषी यूग्लिना, क्या ये यूग्लिना जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्वपोषी और जो है विषमपोषी जो है दोनों होता है। सूर्य के प्रकाश जो है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी होता है और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जो है ये विषमपोषी होता है। और यही कारण है कि इसका अध्ययन जो है हम कहाँ पे? जंतु और पादप, कहाँ पे? जंतु और पादप दोनों में करते हैं। जंतु जगत और पादप जगत दोनों में करते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है क्या? मोर है, सारस क्रेन है, गौरैया है या फिर तोता है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे मोर की, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये मोर हो जाएगा। मोर के जो है बढ़ते शिकार के कारण जो है भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कब? 1972 के तहत जो है पूर्ण संरक्षण प्रदान किया था। क्या किया था? पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। और यही बात करते हैं गौरैया की, तो 20 मार्च को जो है वो गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह जो है विलुप्त होते गौरैया पक्षी संरक्षण से जुड़ा हुआ है। कहाँ पे? विलुप्त होते गौरैया संरक्षण से जुड़ा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी क्या है? वो सारस क्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सोमैटोट्रोपिन। तो जो है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो है यह स्रावित होने वाला हार्मोन्स है, और यह जो है कैल्शियम के साथ साथ फास्फेट को भी नियंत्रित करता है। कैल्शियम के साथ साथ जो है ये फास्फेट को भी नियंत्रित करता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो किसमें मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ओजोन परत जो है ये पूछे कि किस मंडल में पाया जाता है, तो इस क्या हो जाएगा? ये समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल में पाया जाता है। और इसके विस्तार की बात करें कि ओजोन परत का जो है ये विस्तार इसका कितना है? इसका विस्तार जो है कितना है? 15 किलोमीटर से
35 किलोमीटर तक। तो यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है वो अवशोषित करता है। और 15 सितंबर 1987 को जो है, कब, 15 सितंबर 1987 को एक आयोजन हुआ था। उसका आयोजन का जो है वो क्या नाम था, तो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये जो है क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। इसका विषय क्या रखा गया था, इसका विषय था जो है ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण ये इसका जो है मुख्य विषय था। और जो है इसी समय से, तभी से जो है ये 15 नहीं, ये 16 है। 16 सितंबर को जो है वो हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन परत दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई जो है किसमें मापी जाती है, डाप्सन इकाई में मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, गेहूं की, धान की, दलहन की या फिर सभी की। तो हमारे वायुमंडल में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन को जो है वो ग्रहण कौन करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जीवाणु करते हैं। कौन करते हैं, जीवाणु। और जीवाणु जो है वो जीवाणु जो है वो मृदा में, मिट्टी में मतलब क्या छोड़ते हैं, तो वो छोड़ते हैं नाइट्रेट। क्या छोड़ते हैं, नाइट्रेट छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन से नाइट्रेट में परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन से नाइट्रेट में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। और यहाँ पे बात करें कि जीवाणु की, तो जीवाणु जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो दलहनी फसलों की जड़ों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य जो है वो कवक है, एगेरिकस, पॉक्सीनिया, म्यूकर या फिर राइजोपस। तो खाने योग्य कवक की बात करें तो कवक का जो है सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मशरूम। क्या है, मशरूम, जिसे हम शाकाहारी मांस कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी मांस से कहते हैं। और यहाँ पे बात करें एगेरिकस की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि खाने योग्य कवक जो है एगेरिकस है। एगेरिकस जो है ये खाने वाले मशरूम की एक प्रजाति है। क्या है, एगेरिकस जो है ये प्रजाति है। और इसके कुल में जो है वो कितने सदस्य पाए जाते हैं, इसके कुल में जो है वो लगभग 300 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं कहाँ, हिमालय में, सुंदरवन में, रेगिस्तान होगा, रेगिस्तान में या फिर वर्षावन में। तो यहाँ पे जो है ये रेगिस्तानी है। मैंग्रोव वन के पौधे जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। क्या हो जाएगा, सुंदरवन। मैंग्रोव वन जो है ये क्या होते हैं, तो ये खारे पानी और या फिर अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पे, मैंग्रोव वन जो है ये खारे पानी या फिर जो है अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो भारत में जो है कौन सा है, भारत में हो गया कि पश्चिम बंगाल हो गया। और क्या हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है हो गए। और सुंदरवन जो है, सुंदरवन की बात करें तो यह वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी। क्या है, उद्यान और अभ्यारण्य दोनों है। यहाँ पे जो है बाघ और हाथी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्या क्या, बाघ और हाथी जो है ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? मूलांकुर, बीजपत्र, प्रांकुर या फिर भ्रूण कोश। तो बात करें आवृतबीजी पौधों की, तो आवृतबीजी पौधे ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं। जैसे ये बीज हो गया, इनके बीज जो है ये आवरण से ढके हुए हैं। जो जैसे कि कोई भी ऐसा फल हो जिसके बीज जो है वो बीच में हो और वो चारों तरफ से ढके हुए हो, क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। अर्थात किसी जो है खोल में ढके हुए, जैसे कि आम हो गया। आम हम लोग का कैसा होता है? ऐसा होता है। इसमें बीच में जो क्या बीज इसका किस में होता है? बीच में होता है। और ये चारों तरफ से ढका हुआ है कि नहीं हुआ है? इसी को कहते हैं आवृतबीजी पौधे। तो इसमें से इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जैसे कि आम हो गया, मटर हो गया और सेम हो गया और मूंगफली हो गया, जो है इत्यादि, ये सब हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवृतबीजी पौधों में से जो है कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो भ्रूण कोश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रेसिकेसी में, मालवेसी में, स्टेरिशो में, सोलेनेसी में। तो किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। भित्तिलग्न बीजांडन्यास मुख्य रूप से जो है उन पौधों में पाया जाता है जिनमें अंडाशय एक कोष्ठी, कैसा? एक कोष्ठी होता है, लेकिन बाद में जो है वो कूट फूट के कारण द्विअंडी कैसा हो जाता है? द्विअंडपी या फिर बहुअंडपी दिख सकता है, ये जो है कूट फूट के कारण। और इसके उदाहरण की बात करें कि इसका उदाहरण जो है, तो यह पौधे जो है मुख्य रूप से क्रूसीफेसी का, क्या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रूसीफेरी कुल में जो यह है पौधे में पाया जाता है। ये जो किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। और क्रूसीफेरी जो है इसे ब्रेसिकेसी के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब कि ये ब्रेसिकेसी का जो अन्य नाम क्या है? वो है क्रूसीफेरी, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है ब्रेसिकेसी कुल में भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, मैलिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें अनाक्षी श्वसन की, अनाक्षी श्वसन क्या है? तो वह श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है। कैसे होता है? बिना ऑक्सीजन के। उसी को जो है हम क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इसका एक और अन्य नाम है, क्या है? अवायवीय। क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन इसका अन्य नाम है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वो क्या है? एथिल एल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिल एल्कोहल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2016 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने, डी.के. कर्वे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, केशव चंद्र सेन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी.के. कर्वे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा डी.के. कर्वे। इनका पूरा नाम यदि पूछे क्या है तो हो जाएगा धोंडो केशव कर्वे। इनका पूरा नाम क्या है? धोंडो केशव कर्वे। इनको जो है वो भारत रत्न पुरस्कार जो है मिल चुका है। और कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की, क्या? तरुण स्त्री सभा की स्थापना यदि पूछे कि स्थापना वो किसके द्वारा किया गया?
तो वो हो जाएगा डी के कर्वे के द्वारा किया गया। क्वेश्चन मैंने ये देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो क्या है? रानी नाथीवती बाई दामोदर महिला, रानी नाथीवती बाई दामोदर महिला विश्वविद्यालय, ये जो है इसका क्या है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम है। और ये जो है कहाँ पर है? ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा, ये कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी के कर्वे। 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया? डी के कर्वे जी ने किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरी की रथ यात्रा संबंधित है किससे? भगवान राम से, विष्णु से, भगवान विष्णु से, या फिर भगवान शिव से, या फिर भगवान जगन्नाथ से। तो पुरी की रथ यात्रा जो है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है। तो पुरी की रथ यात्रा का आयोजन यदि पूछे कि पुरी की रथ यात्रा का आयोजन जो है वो किसके सम्मान में होता है? तो भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में होता है। और इसमें जो है वो 3 रथ निकाले जाते हैं। कितने? 3 रथ। किसके किसके? तो बलराम जी के, श्री कृष्ण जी के, और देवी सुभद्रा जी के, देवी सुभद्रा जी के। तो भगवान जगन्नाथ जी के जो मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहकर पुकारा जाता है? यहाँ पे लिखते हैं व्हाइट पैगोंडा। क्या कहते हैं? व्हाइट पैगोंडा कहते हैं। और मूर्ति जो है वो किस चीज की बनी हुई होती है? तो वो जो है लकड़ी की बनी हुई होती है। किस चीज की बनी हुई होती है? लकड़ी की बनी हुई होती है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन घुमाए कि जो है पुरी की रथ यात्रा का जो ये होता है रथ यात्रा, भगवान बलराम जी की और कृष्ण जी की, सुभद्रा जी की जो रथ का जो क्रम होता है, ये लौटते समय क्या होता है? तो लौटते समय जो है ये उलट जाता है। जैसे कि पहले तो ये बलराम जी हैं, लेकिन लौटते टाइम कौन हो जाएंगी? पहले जो है ये सुभद्रा, देवी सुभद्रा का हो जाएगा रथ पहले, उसके बाद श्री कृष्ण जी का, फिर जो है बलराम जी का हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? क्षिप्रा नदी के, ताप्ती नदी के, नर्मदा नदी के, या फिर गोदावरी नदी के। तो नासिक मेला जो है, नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नासिक मेला की बात करें तो ये कहाँ पे लगता है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर नासिक का कुंभ मेला लगता है। और बात करें यहाँ पे क्षिप्रा नदी की, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध विशाल कौन सा? सिंहस्थ कुंभ मेला, सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पे हर साल जो है कार्तिक मेला और गौ माता मेला का आयोजन भी किया जाता है। हरिद्वार मेला की बात करें तो हरिद्वार का मेला, यहाँ पे हम ये हरिद्वार का मेला क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा कुंभ मेला के पॉइंट से इम्पोर्टेंट बनता है। कुंभ मेला जो है वो कौन सा है, कहाँ पे लगता है? तो ये हो गया, एक नासिक में लगता है कुंभ मेला, एक उज्जैन में लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला हो गया, और महाराष्ट्र राज्य में नासिक मेला हो गया। किस नदी पे? गोदावरी नदी के तट पर। बात करें यहाँ पे हरिद्वार का मेला, उत्तराखंड में कौन सा मेला लगता है? हरिद्वार का मेला, हरिद्वार का मेला। ये किस नदी पे लगता है? तो ये गंगा नदी के तट पर लगता है। कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे। और प्रयागराज का ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? प्रयागराज का मेला। और ये कौन सी नदी के तट पर लगता है? तो ये गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के संगम पर लगता है। कौन सा मेला? प्रयागराज का कुंभ मेला। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संध्या क्या है? भजन है, अखबार है, राजनीतिक दल है, या फिर धार्मिक संस्था है? तो बात करें संध्या की, तो संध्या जो है 1906 में, कब?
1906 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो ये 1906 में प्रकाशित होने वाला एक अखबार था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, संध्या एक अखबार था। और भारत का पहला समाचार पत्र की बात करें कि भारत का पहला समाचार पत्र क्या हो जाएगा, हिक्की। हिक्की का बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था, हिक्की का बंगाल गजट था। और इसके संस्थापक की बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक जो है जेम्स ऑगस्ट हिक्की। क्या है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। और प्रकाशन का आरंभ यदि पूछे कि इसका आरंभ जो है कब हुआ था, तो इसका आरंभ 29 जनवरी 1780 ईस्वी में। कब हुआ था, 29 जनवरी 1780 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है। 100 सदस्य, 110 सदस्य, 80 सदस्य या फिर 104 सदस्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 100 है। कितनी है, 100 है। विधानमंडल एक शब्द आता है विधानमंडल, उसके जो है कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन है, कितने भाग है, 3 भाग। कौन कौन से, राज्यपाल और एक कौन हो गए, विधान सभा। और एक कौन सा हो गया, एक हो गया विधान परिषद। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या। तो बात करें यहाँ पे विधान परिषद की, तो यह जो है एक अस्थाई सदन है। क्या है, यह एक अस्थाई सदन है। इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता। यह उच्च सदन है जो कि केवल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। वो कौन कौन से हैं, ये जो है 6 राज्यों में मौजूद हैं। एक हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया बिहार और एक हो गया तेलंगाना, एक हो गया कर्नाटक और एक हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। ये जो है 6 राज्यों में मौजूद हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। 26 जनवरी 2001 से, 15 अगस्त 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2002 से। तो यहाँ पे जो है भारतीय ध्वज संहिता जो है वो कब से प्रभावी हुई, तो 26 जनवरी 2002 से। 26 जनवरी 2002 से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुई। राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो है वो कब अपनाया गया था। क्वेश्चन मैंने ये देखी कि राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इसका जो है वो डिज़ाइन किसने तैयार किया, इसकी डिज़ाइन जो है वो पिंगली वैंकैया, कौन, पिंगली वैंकैया ने तैयार किया था। संशोधन की बात करें इसका संशोधन कब हुआ था, तो 1931 में। कब हुआ था, 1931 में जो है ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र जो है वो किया गया था। हर साल 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। 22 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 26 जनवरी 2002 को। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जन गण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था। तो जन गण मन के हिंदी संस्करण को जो है वो संविधान सभा ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ये किसके द्वारा रचित है, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित है ये जनगण मन। इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को, कब, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। और यदि इसकी बात करें कि इसकी मूल जो है वो भाषा क्या है, तो इसकी मूल भाषा जो है वो हो जाएगी बांग्ला। क्या हो जाएगी, बांग्ला। और पहली बार इसको कब गाया गया था, इसको जो है पहली बार कब गाया गया,
पहली बार इसको कब गाया गया, तो हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को। और गाने का समय जो है आप लोग को पता ही है कि 52 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 52 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। तो यहाँ पे पूछा है 17वीं, बात करें 17वीं या फिर 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की, तो 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। कौन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ओम बिरला, जो कि लगातार दूसरी बार जो है इस पद पर कार्यरत हैं। और यहीं पे यदि क्वेश्चन बने कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, यदि यहाँ पे पूछे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसमें कंफ्यूज करता है क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है उल्लेख यदि पूछे कि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद की बात करें तो 263 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 263। अंतर्राज्यीय परिषद का जो है उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। इसके गठन की बात करें कि इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं और गठन राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे पूछा है कि अध्यक्ष कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसके कार्य की बात करें कि इसका कार्य क्या है, इसका जो है केंद्र और राज्य के बीच, कहाँ पर, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना इसका कार्य है। इसके मुख्य कार्यों में जैसे कि समान हित के विषयों की जांच करना, उन पर नीतियां बनाना और मतभेदों को सुलझाना, ये सब आते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रधानमंत्री। तो निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। कौन, भारत का जो है ये महान्यायवादी राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। किसको होगा, भारत का महान्यायवादी को। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है भारत के महान्यायवादी की बात करें कि भारत का महान्यायवादी का उल्लेख, क्या इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, इसका उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 76 में है। यह देश का जो है वो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जिसे जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा इसको जो है नियुक्त किया जाता है। और भारत के पहले महान्यायवादी का नाम यदि पूछे कि भारत के जो है वो पहले महान्यायवादी कौन है, तो वो हो जाएंगे MC शीतलवाड़। कौन हो जाएंगे, MC शीतलवाड़। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती हैं, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा या फिर बिजनौर।
तो वह जिला जो जहाँ पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बिजनौर। बिजनौर जिला में जो है ये प्रवेश करती हैं और बलिया से बिहार निकल जाती हैं। प्रवेश तो करती हैं बिजनौर में, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। ये प्रवेश की पूछा है ना कि वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती हैं, तो ये बिजनौर में प्रवेश करती हैं। और यदि बाहर निकलना है, ये जो है किस नदी से, ये कहाँ से निकलती हैं? बलिया जिले से। बलिया जिले से ये कहाँ निकल जाती हैं? बिहार निकल जाती हैं। ये बलिया जिले से जो है बिहार निकल जाती हैं। और भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग जो है वो किस नदी पर बना है? तो वो जो है गंगा नदी पर बना है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो कहाँ से कहाँ तक पूछे तो प्रयागराज, क्या हो जाएगा? प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? गंडक, चंबल, बेतवा या फिर केन। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है। तो यमुना नदी की बात करें तो यह गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? यमुना। और यह जो है प्रयागराज में दाहिने से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज में दाहिने से मिलती हैं, दाहिने से मिलती हैं। और यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक। निम्नलिखित नदियों में कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? गंडक नहीं है। चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों के तीनों जो है वो हैं, गंडक नहीं है। गंडक तब किसकी है? तो गंडक जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है नंदा, केटू या फिर एटलस या कामेट। तो यहाँ पे जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। केटू को और क्या कहते हैं? गाडविन आस्टिन। क्या कहते हैं? गाडविन आस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर ऊंची है। यदि पूरी तरह से भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र की बात की जाए तो भारत की जो है सबसे ऊंची जो है कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। कंचनजंगा है। और ये जो है इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी 8586 मीटर हो जाएगी। ये कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है। और यदि पूर्णतः भारतीय सीमा के अंदर स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तब क्या हो जाएगी? नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी की ऊंचाई जो है वो 7816 मीटर है। और केटू जो है इसकी, केटू गाडविन आस्टिन की बात करें तो यह हिमालय के काराकोरम श्रेणी में, कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह जो है माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे मतलब ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद दूसरी कौन सी है? वो गाडविन आस्टिन। तो ये भारत की पूछा है, तो भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? केटू हो जाएगी, गाडविन आस्टिन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कोलोराडो, किम्बरले, कटंगा, पैटागोनिया। तो वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किम्बरले। किम्बरले जो है यह उत्तरी पश्चिमी, कहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो है पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठारी क्षेत्र है। और यह जो है हीरे के खनन के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के खनन के लिए। हीरे के खनन के लिए जो है वो महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। इसका आंसर किम्बरले। कौन प्रसिद्ध? किम्बरले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर या फिर झांसी। तो बुंदेलखंड पठार का कुल क्षेत्रफल यदि पूछे कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो लगभग 69,000 से 70,747, कितना 70,747 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर है। और यह जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में। टोटल कितना हो गया? ये 13 जिला, कुल जो है 13 जिलों में जो है ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में। बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो है वो 7 जिला कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, झांसी, जालौन हो गया, और एक कौन सा है? हमीरपुर, हाँ, एक हो गया महोबा, और एक हो गया ललितपुर। ये जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में है और मध्य प्रदेश में जो है वो कुल कितने जिलों में है? वो 6 जिलों में है। कौन से 6 जिलों में फैला हुआ है? एक हो गया छतरपुर, हो गया, एक टीकमगढ़ और दमोह, और हो गया सागर, दतिया और पन्ना। ये जो है मध्य प्रदेश के 6 जिलों में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में फैला हुआ है। और इस पठार की जो है औसत ऊंचाई यदि पूछे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, तो 300 से 600 मीटर जो है इसके बीच है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? मिर्जापुर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो यह उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है और इसे जो है 1977 में, कब? 1977 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है वो स्थापित किया गया था। और इसके ये जो है विशेष रूप से बाघों और बारहसिंगा के लिए। कब? बाघों और बारहसिंगा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता की यदि बात करें, इसकी विशेषता क्या है, तो यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र, क्या हो जाएगा? यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह उत्तर प्रदेश का जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निम्नलिखित राज्य में किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर या फिर सतलज नदी पर। तो यह जो है तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु के सेलम जिले में। कहाँ पे? सेलम जिले में, तमिलनाडु के सेलम जिले में ये स्थित है। इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो है 1934 में बनकर तैयार हुआ था और तमिलनाडु के जो है सबसे बड़े बांधों में से एक है। और किसमें? सबसे बड़े बांधों में से एक है। कौन सा? मैटूर बांध। तमिलनाडु के सबसे बड़े बांध में से एक है मैटूर बांध। इसका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, तो यह मुख्य रूप से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन
जल विद्युत उत्पादन और पेयजल जो है पेयजल के लिए जो है पानी की आपूर्ति करता है। यह बांध जो है वो कावेरी डेल्टा क्षेत्र के सिंचाई का जो है वो मुख्य स्रोत है। किसका मुख्य स्रोत है? तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लिए जो है सिंचाई का जो है वो मुख्य स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कावेरी नदी पर हुआ है। तो आज का सेशन हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।